नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग परिवार की तरफ से आज से करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज में विभिन्न एग्जामों के लिए जो करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस किया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव वे में होगा। और आज से ही शाम में डेली एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, जो भी करंट अफेयर्स होंगे उन पर आधारित होकर। तो दिन में करंट अफेयर्स के 2 वीडियो आएंगे। एक डिस्क्रिप्टिव वे में होगा, जिनमें न्यूज़ होगी, उनसे संबंधित जो उसकी विशेषताएं हैं, जो भी उसमें न्यूज़ है उसको डिस्कस कवर किया जाएगा। और शाम में प्रैक्टिस सेशन के लिए क्या होगा कि करंट अफेयर्स पर आधारित एक एमसीक्यू सेशन भी होगा, जो कि टॉप 15 करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा उस एमसीक्यू सेक्शन में। तो फिर आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो सीरीज़ है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है वो ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स है, कि एक इंडेक्स जारी हुआ है, जिनमें जो क्या कहते हैं कि मुंबई शहर है उसको 22 स्पॉट इसको अलॉट किया गया है। और ये जो ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स है, ये मेनली किस पर आधारित है? तो ये प्रीमियम आवासीय जो संपत्ति है उनकी कीमत में जो सालाना बढ़ोतरी हो रही है उसको आंकने के लिए वैश्विक सूचकांक ने क्या हुआ है कि मुंबई को 22वें स्थान पर रखा है। और ये जो जानकारी हमको मिली है वो कहाँ मिली है? तो द नाइट फ्रैंक की तरफ से। ये जुलाई और सितंबर की जो तिमाही है उसके लिए ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें मुंबई को 22वां स्थान मिला हुआ है। और मुंबई के साथ साथ ही बेंगलुरु और दिल्ली में भी जो आवासीय प्रीमियम जो संपत्ति है उनकी जो औसत कीमत है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगला जो न्यूज़ देखने को आता है कि टोयोटा के जो किर्लोस्कर मोटर के जो वाइस चेयरमैन थे उनका निधन हो गया है। और उनका जो निधन हुआ है 65 वर्ष की एज में हुआ है। और टोयोटा किर्लोस्कर जो मोटर के वाइस चेयरमैन थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था विक्रम एस किर्लोस्कर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो एक बड़ी शख्सियत थी, हाँ, जिनका देहांत हुआ है। अगला जो न्यूज़ है उस न्यूज़ में हम लोग कवर करेंगे कि भारतीय जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है उसने क्या है कि हिमालयी जो याक है, एक जीव है जो कि हिमालय पे पाया जाता है, हिमालयन याक है, उसको फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी गई है। और ये क्या है कि जो हिमालयी याक है इनका जो प्रयोग होता था वो पारंपरिक रूप से दुग्ध और मांस के लिए किया जाता था। तो इसको क्या हुआ है कि फूड एनिमल के रूप में कंसीडर कर लिया गया है। अगला जो न्यूज़ देखने को आता है कि भारतीय सेना को क्या है कि अब वो जो यूज़ करेगा वो प्रशिक्षित चीलों को यूज़ करेगा, कि जो ट्रेंड चील हैं उनको ये लोग प्रयोग करेंगे। और ये किस लिए करेंगे? कि ये अपने जो दुश्मन हैं उनकी गतिविधियों पर एक पैनी नज़र बना कर रखेंगे ये जो चील हैं। क्योंकि सैनिक अगर रखता है तो उसकी जो दायरा होता है वो चील से कम होता है, क्योंकि चील का जो विजुअल है वो क्या है कि ह्यूमन से कहीं अधिक है। तो इसलिए क्या है कि चीलों का प्रयोग किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो भारतीय सेना है वो प्रशिक्षित चीलों का इस्तेमाल करने जा रही है। और भारतीय सेना जो है, ये जो प्रशिक्षित चील है उनका जो क्या है ट्रेनिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? उत्तराखंड के औली में जो भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है उनमें इसको शामिल किया जा रहा है। और चीलों के साथ साथ ही इसी जो सेना का जो युद्धाभ्यास है उसमें आतंक विरोधी अभियानों के लिए जो हमलावर कुत्ते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आप लोग याद करके रखेंगे कि भारतीय सेना है वो प्रशिक्षित जो हमलावर कुत्ते हैं उनका, और जो प्रशिक्षित चील हैं इनका प्रयोग दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने, उनकी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए इन सभी जो जानवर हैं उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर रही है। अगला जो न्यूज़ निकल के आता है कि भारत बायोटेक कंपनी की तरफ से निकल के आता है। तो भारत बायोटेक कंपनी वही है जिसने क्या किया था, कोविड की कोवैक्सीन का निर्माण इन्होंने ही किया था, भारत बायोटेक द्वारा ही किया गया था। तो इन्होंने क्या किया है कि दुनिया की पहली जो जो नेजल कोविड 19 वैक्सीन है
वो लॉन्च करने वाले हैं भारत बायोटेक। और ये जो कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश है, तो ये हैदराबाद में है। ये इस्टेब्लिश कंपनी है भारत बायोटेक। तो हैदराबाद की जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक है, वो दुनिया की पहली जो नज़र नहीं, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नेज़ल जो कोविड-19 वैक्सीन है वो लॉन्च कर रही है। और ये सोमवार को बायोटेक की तरफ से एक ट्वीट आया था, उसी के आधार पे ये करंट अफेयर्स यहाँ पे लिया जा रहा है कि इन कोवैक को हाल में ही आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के तहत 18 वर्ष उससे अधिक उम्र के जो बूस्टर खुराक है उसके लिए मंजूरी अभी होता है कि कोवैक्सीन को मिला हुआ था, भारत बायोटेक को ये चीज़ें मिली हुई थी। अगला जो न्यूज़ देखने को आता है कि इंदौर में जो सोलर प्लांट है उसके लिए भारत के पहला रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड है उसकी योजना बनाई है। किसने बनाया है? इंदौर में एक सोलर प्लांट के द्वारा। तो इंदौर एक मजबूत पर्यावरण रिकॉर्ड के साथ क्या है कि देश का पहला स्थानीय सरकार बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है, जो कि क्या होगा कि व्यक्तिगत निवेशकों को लक्षित करता है कि वो क्या है कि सौर ऊर्जा परियोजना को निधि देने के लिए आय का उपयोग इसके द्वारा किया जाएगा। जो रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड है उसके द्वारा जो पैसे उपयोग किए जाएंगे वो कहाँ खर्च किए जाएंगे? सोलर एनर्जी में खर्च किए जाएंगे। और इनमें जो व्यक्तिगत निवेशक है वो अपना निवेश कर सकते हैं। तो ये स्थानीय सरकार के द्वारा क्या है जारी करने वाला पहला बॉन्ड होगा, रिटेल म्युनिसिपल बॉन्ड। कौन जारी करेगा? इंदौर में सोलर प्लांट के द्वारा ये जारी हो रहा है। अगली जो न्यूज़ है वो नीति आयोग से संबंधित है कि नीति आयोग ने 2070 तक क्या है कि जो नेट जीरो जो उत्सर्जन लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है कि हम लोग क्या है कि 2070 तक हम लोग जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। और उसी के लिए क्या है कि कार्बन कैप्चर पर अध्ययन एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की है कि हम लोग कार्बन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसी के बारे में ये रिपोर्ट है। तो ये क्या है नीति आयोग का और फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। ने क्या है किया है कि 29 नवंबर 2022 को कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक के द्वारा एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। और इस रिपोर्ट में 2070 तक भारत के सदस्यों ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जन में कमी की रणनीति के रूप में क्या है कि कार्बन कैप्चर का उपयोग और भंडारण के महत्व की पड़ताल करती है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं सुमन बेरी के अनुसार कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के द्वारा जो कोयले के हमारे समृद्ध भंडार का उपयोग करते हुए एक स्वच्छ उत्पादों के उत्पादन को ये लोग सक्षम बनाएंगे कि हम लोग कार्बन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उसके द्वारा जो कोयले का है वो बेहतर यूज हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की हुई है। अगला जो न्यूज़ देखने को मिलता है हमें वो है कि गैस लाइटिंग से रिलेटेड है। तो मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए शब्द गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो गैस लाइटिंग क्या है कि ये 2022 को वर्ड ऑफ द ईयर है, किसके अनुसार? मरियम वेबस्टर के अनुसार। ठीक, तो दुनिया के जाने माने जो प्रकाशक हैं मरियम वेबस्टर, उन्होंने 2022 के लिए शब्द गैस लाइटिंग को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और गैस लाइटिंग का अर्थ क्या होता है कि किसी के साथ मनोवैज्ञानिक स्तर पर लंबे समय तक खेलने से है। कि आप अगर किसी के साथ लंबे समय से मनोवैज्ञानिक रूप से उसके साथ खेल रहे हैं या फिर उसको इधर उधर घुमा रहे हैं, तो उसके लिए जो शब्द युद्ध होगा वो गैस लाइटिंग होगा, ताकि जो पीड़ित है वो स्वयं के विचारों की वैधता, स्वयं के वास्तविक बोध पर संदेह करने लगे। कि हाँ, आप उसको इतना कंफ्यूज कर दें कि वो जो स्वयं का विचार है उसमें ही उसको वास्तविकता नज़र ना आए, उसमें ही उसको संदेह होने लगे। तो इसके लिए गैस लाइटिंग का उपयोग किया जाएगा। शब्दकोश में इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को व्यापक रूप से गुमराह करने का कार्य या अभ्यास
जो करना होता है वो क्या कहलाता है, गैस लाइटिंग कहलाता है। तो आप लोग जान गए होंगे। अगला जो न्यूज़ है वो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और इंडोनेशिया के ईस्ट में ये जो पूरी पट्टी देखने को मिलती है, ये पूरा ग्रेट बैरियर रीफ कहलाता है। ये कोरल रीफ का सबसे बड़ा जो स्टोरेज है वो माना जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर लिया गया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और ये एक अच्छी पहल है यूनेस्को द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक पैनल ने 29 नवंबर 2022 को सिफारिश की थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत जो स्थल है उसके रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो कि क्या है कि इस समय खतरे में है। और खतरे में क्यों है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो सी वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज होने से जो भी कोरल रीफ हैं वो क्या हो रहे हैं कि उनकी संख्या कम होती जा रही है। और जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि जो कोरल ब्लूमिंग हो रही है, जो कोरल ब्लूमिंग है क्या है कि वो उनकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों को गर्म होने से काफ़ी प्रभावित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ जो विश्व का सबसे व्यापक और समृद्ध जो प्रवाल भित्ति है, 2900 से अधिक व्यक्तियों और 900 से अधिक देशों से मिलकर ये बना है। और यह जीवों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी एकल संरचना है। इस चट्टान को 1981 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। तो अभी ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है। अगला जो न्यूज़ है वो है कि नासा का एक मिशन है आर्टेमिस 1। तो आर्टेमिस 1 क्या है कि उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वो किस क्षेत्र में है कि वो चंद्रमा पर पहुंचने वाला अपोलो के बाद दूसरा जो मिशन है वो सक्सेसफुल मिशन है। नासा के आर्टेमिस 1 ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो कि पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर जो है कि पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर इतिहास उन्होंने बनाया है। और जो कि अपोलो 13 को पछाड़कर आर्टेमिस 1 ने क्या है कि मून मिशन को एक नया हीरो बना दिया है। 5 दिनों की जो लंबी यात्रा और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर का सफर, नासा के एड मिशन ने नया मुश्किल सफर को आसानी से तय कर लिया। और आखिरी जो अपोलो मिशन के बाद चांद की सतह पर दाखिल होने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान बन गया है अपोलो के बाद। ठीक है। अगला जो हम न्यूज़ देखने को मिलता है वो मंकी पॉक्स से संबंधित है। तो मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एम पॉक्स रख दिया गया है। जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कहा कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसको अब एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगला जो न्यूज़ है वो केंद्रीय राज्य मंत्री जो डॉक्टर संजीव बलियान है, उन्होंने क्या है कि बेंगलुरु में पशु संरोधक प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया है। और जो पशु संगरोध जो प्रमाणन सेवा है, इसमें क्या होता है कि जो आयातित जानवर हैं उनके लिए क्या है कि एक सेंटर खोला जाएगा, जिससे क्या है कि उनकी देखभाल किया जा सके और उनको क्वारंटाइन किया जा सके, जिसके द्वारा उनमें जो संक्रामक रोग है उनको पता लगाया जा सके और उनका बेहतर उपचार किया जा सके, जिससे ये अन्य पशुओं में ना फैल पाएँ। इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बलियान ने बेंगलुरु सहित देश के कुल 6 सेंटर इन्होंने पशु संरोधक प्रमाणन सेवा का इन्होंने उद्घाटन किया है। तो आज के जो करंट अफेयर्स का जो ये सेशन था उसमें बस इतनी ही न्यूज़ थी। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और आप लोग जो करंट अफेयर्स का ये सेशन है उसको आप लोग पढ़िए और साथ साथ उसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और इसी के साथ नमस्कार।